देखिए विधि आयोग से शुरू करना है, ठीक है। विधि आयोग क्या है? कानूनी संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। यानी जो कानून में प्रावधान है उनका क्या सुझाव होगा कि कानून अप्लाई किया जा रहा है, इसमें क्या कमी रह गई है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये काम होता है किसका? विधि आयोग का। तो ये क्या करता है? समय समय पर कानून में प्रावधान करता रहता है कि ये चीज़ ऐड कर दी जाए और ये चीज़ हटा दी जाए। तो ये सुझाव मानना सरकार के ऊपर है, सरकार मानना चाहती है तो मान लेगी, नहीं मानना चाहती तो नहीं मानेगी। तो हम बताएंगे विधि आयोग का मेन काम क्या है कि समय समय पर कानून संबंधी जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो देगी किसको? सरकार को। दूसरी बात, ये ना तो संवैधानिक आयोग है, यानी इसका कहीं पर भी संविधान में कहीं पर भी इसका यूज नहीं किया गया कि एक विधि आयोग होगा। ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है, यानी संविधान में इसका जिक्र नहीं है, और ना ही सांविधिक है। और दूसरी बात, ना तो इसको कोई विधि बना दी गई है जिसके तहत इसको वैधानिक दिया जाए। तो यह ये क्या है? ना तो संवैधानिक है, ना सांविधिक है, या कि सांविधिक को कहते हैं वैधानिक। और न्याय मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, यानी ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो हम बताएंगे न्याय मंत्रालय द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय विधि आयोग जो है इसका उल्लेख संविधान में है, ये ऑप्शन सही है गलत है? हम बताएंगे गलत है, क्योंकि इसका उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं है। फिर उसके बाद कहता है कि भारतीय विधि आयोग को एक कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम क्या है कि जो हमारा न्याय मंत्रालय है, ठीक है, इसका काम है कि ये इसका गठन करेगा, ठीक। भारत के पहले विधि आयोग, यानी जो भारत के पहले विधि आयोग कौन थे? ये 1834 में कौन थे? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा बनाया गया था। यानी 1834 के समय पहली बार विधि आयोग भारत में बना। किसकी अध्यक्षता? कौन इसका अध्यक्ष था? तो लॉर्ड मैकाले थे, ठीक। कौन उस समय वायसराय था? तो वायसराय उस समय था लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो याद रखना क्या है? विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, उसका नाम याद रखना, बेंटिंक। मतलब उसकी वो उस समय वो वायसराय था, जैसे इस समय भारत के राष्ट्रपति होते उस समय वो थे, ठीक। तो इनकी अध्यक्षता, मतलब इन्होंने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला विधि आयोग कौन था? तो हम क्या बताएंगे? लॉर्ड मैकाले। कब बने थे? 1834 में। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक। इसके बाद स्वतंत्र भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था। यानी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके करीब 8 साल बाद भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया, ठीक है। कौन थे पहले भारत के विधि आयोग? उस समय जो अटॉर्नी जनरल थे वही सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बनाया गया था। यानी जो भारत के महान्यायवादी थे उन्हीं को बना दिया गया था इसका अध्यक्ष। उनका नाम क्या था? सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ी। तो हमें याद क्या रखना है? दो चीजें याद रखनी। पहला कि भारत का पहला विधि आयोग कौन था? तो हम बताएंगे लॉर्ड मैकाले। कब बने थे? 1834 में। उस समय वायसराय कौन था? वायसराय हमारे मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ उसके 8 साल बाद यानी 1955 में विधि आयोग बना, स्वतंत्र भारत की पहले विधि आयोग। उस समय जो हमारे महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, कौन थे? सीतलवाड़, उनको बना दिया गया इसका अध्यक्ष, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा विधि आयोग है क्या ये संवैधानिक है? तो हम कहेंगे नहीं, संवैधानिक नहीं है। वैधानिक है? ये भी कहेंगे वैधानिक भी नहीं है। ये क्या है? ये न्याय मंत्रालय जो है वो समय समय पर विधि आयोग बनाता है। 21वें जो विधि आयोग हैं, 21वें विधि आयोग कौन से हैं? 21वें विधि आयोग हमारे बलबीर सिंह चौहान हैं, ठीक है। इन कब बने थे? 2018-19 में बने थे। अब करंट के देख लेना कौन है अभी अगर, ठीक। इसके बाद हमारा नंबर आता है क्या? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था? 1966 में। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग जो बना था वो कब बना था? 1966 में।
ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बना था? उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था। ठीक है। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1966 में। किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। बाद में मोरारजी देसाई केंद्र में मंत्री बन जाने के कारण ये हुआ था कि पहले जो था प्रशासनिक आयोग बनाया गया 1966 में, उस समय मोरारजी देसाई थे। ठीक है। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई को मंत्री बना दिया जाता है, तो इसके कारण वो जो विधि आयोग थे चेंज हो जाते हैं, सॉरी प्रशासनिक आयोग कौन बन जाते हैं? के हनुमंतैया। तो हमें याद क्या रखना है? सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग कौन थे, मतलब प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे मोरारजी देसाई। कब थे? 1966 में। ये क्या करते हैं? ये वो मंत्री बन जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इससे वो पद खाली हो जाता है। तो पद खाली हो जाने के बाद कौन बने? के हनुमंता। फिर उसके बाद बताना है पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 2 रिपोर्ट, मतलब जो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग थे उन्होंने 2 रिपोर्ट दी, पहली 1966 में, ठीक है, तथा दूसरी 1970 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की। तो पहले प्रशासनिक आयोग ने अपनी 2 रिपोर्ट दी, पहला 1966 में दी, दूसरा 1970 में थी। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में गठित किया गया। उस समय कौन बनाए गए थे? कर्नाटक के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2009 में। ठीक है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में कर्नाटक के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2009 में आयोग ने भारतीय प्रशासन प्रणाली में सुधारों के लिए 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की। तो हमें क्या याद रखना है? पहला प्रशासनिक आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना। कब बना? 1966 में। इसके बाद मोरारजी देसाई जो है वो बन जाते हैं मंत्री। मंत्री बनने के बाद पद खाली हो जाता है, तो इसके लिए किसको चुना जाता है? के हनुमंता को। के हनुमंता बनाए गए। ठीक। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? हाँ, इससे पहले ये भी बताना है कि जो हमारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था इसने 2 रिपोर्ट दी, पहली 1966 में, फिर दूसरी 1970 में। इसके बाद बताना है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना। इसकी अध्यक्षता में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2009 में इसने अपनी 15 रिपोर्टें प्रस्तुत की। अब इसके बाद नंबर आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। ये कब बनी थी? जब 2008 के टाइम मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, वही ताज होटल में हमला, उसके बाद ये बनाई गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की गई। ठीक है, के तहत दिसंबर 2008 में अखिल भारतीय स्तर पर आतंकी गतिविधियों की जांच करने के लिए की गई। यानी जो इससे पहले जो होता था कि अगर जांच करने के लिए CBI अपना अलग काम करती थी, ठीक है, और जो स्टेट लेवल की एजेंसी थी वो अलग काम करती थी। इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। अगर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद पकड़ जाते, वो लोग हमला न कर पाते। तो इसके लिए क्या किया गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई। कब बनाई गई? 2008 में बनाई गई। ठीक। अखिल भारतीय स्तर पर आतंकी, इसका काम क्या था? जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए, जांच करने पर, उन पर अंकुश लगाने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वयकारी भूमिका निभाने के लिए। मेन समन्वयकारी भूमिका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो जांच एजेंसी थी वो अपना अलग लगी रहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग लगी रहती थी, तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था। उस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए क्या किया गया? NIA का गठन किया गया, जिससे अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होती है कहीं पर तो ये आपस में लिंक में रहें। NIA के विषय में सुन लो। NIA निर्णय के विरुद्ध, अगर NIA का कोई निर्णय चल रहा है तो इसके विरुद्ध हम क्या उच्च न्यायालय जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं? उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। याद रखना है दोनों पॉइंट। अब इसके बाद नंबर आता है कुछ और हैं जो अनसंवैधानिक आयाम हैं। ठीक है, इनका संविधान में उल्लेख किया गया बाद में। जैसे आता है सहकारी समितियां। ठीक, इसके लिए 97वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2011 में किया गया। सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार क्या था?
मूल अधिकार था अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19 का पालन करने के लिए इसको बनाया गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने राज्य का कर्तव्य है, यानी सहकारी समिति को इम्प्रूव करने यानी उनको प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की है। राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट की। इसके लिए आर्टिकल 43 बी या 43 खा कहा जाएगा, यानी 43 खा या फिर 43 बी। ठीक है। स्थानीय निकायों के प्रसंग में सहकारी समितियों का गठन, यानी स्थानीय निकाय में अगर आपको सहकारी समिति बनानी है तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा था? 243। अब इसके बाद अगला आयोग आता है कौन सा? राजभाषा आयोग। ठीक, राजभाषा आयोग के लिए पार्ट कौन सा है हमारा? पार्ट है 17। आर्टिकल कौन सा है? 343 से 351 तक। भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक। संघ की राजभाषा हिंदी तथा अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी संघ की जो होगी राजभाषा वो हिंदी होगी। ठीक है, अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा भाषाई आयोग का गठन। याद रखना है, हर 10 वर्ष बाद भाषाई आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इस आयोग का गठन किया जाएगा। हिंदी तथा अंग्रेजी के सरकारी प्रयोग के संबंध में सिफारिशें देगा तथा स्थिति का आकलन करेगा, यानी देखा जाएगा कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है हिंदी के लिए, उसको हम क्या सरकारी काम में लागू कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक केवल एक भाषाई आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खरे की अध्यक्षता में। तो हमें याद क्या रखना है कि राजभाषा आयोग के लिए जो प्रावधान किया गया है वो पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351। राजभाषा आयोग की स्थापना कौन करता है? जो राष्ट्रभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति ना, या फिर जो भाषाई आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है हर 10 वर्ष के बाद। लेकिन क्या हुआ है कि 1955 में पहला बना था, इसके बाद अभी तक नहीं बनाया गया। मेन काम ये था कि हिंदी को इंग्लिश से रिप्लेस किया जाए। अब इसके बाद नंबर आता है इसके बाद राज्य की भाषा के संबंध में राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है, यानी राज्य की भाषा के संबंध में राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बना सकता है। कोई राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भाषा को संबंधित हाईकोर्ट की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, यानी किसी भी स्टेट का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी उसकी अगर उसको अनुमति मिल जाती है राष्ट्रपति की, तो वो किसी भी भाषा को किसी भी हाई कोर्ट में बोलने के लिए उसको कह सकता है कि आप इस भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है ट्रिब्यूनल का। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ट्रिब्यूनल के विषय में सुन लो। 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में। इसको याद रखना, इस संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत भाग 14A जोड़ा गया, भाग 14A जोड़ा गया। इसके बाद इसमें क्या हुआ? अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, 323A। इसके अलावा इसमें एक और संविधान संशोधन किया गया 323B। इसमें अन्य मामलों के लिए प्राधिकरण कर भूमि सुधार। मतलब ये था कि 323 में दो प्रावधान किए गए। पहले 323 जो था, 323 में बताया गया था ट्रिब्यूनल होगा। ठीक है, लेकिन जो IPS और PCS अधिकारी होते हैं उनके लिए 323A रखा गया, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका मुकदमा चलेगा। इसके बाद 323B जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि जो भूमि संबंधी है ना, कर संबंधी है, इसके लिए मामला चलेगा। तो ये दो पार्ट हुए। ठीक, जो इन अधिकरणों के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अगर इनके द्वारा जो निर्णय दिया जा रहा है, ये एक प्रकार की कोर्ट होती है, इनके द्वारा जो निर्णय दिया जा रहा है आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। अब इसके बाद अगला देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वही अभी तक चल रहा था जैसे, इसका एक और संक्षिप्त रूप देख लो।
पहला हमें पता होना चाहिए आयोग, निकाय, संस्था क्या है। ठीक, आयोग कहें या निकाय कहें या फिर संस्था कहें, विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए। ठीक, इसकी विशेषज्ञता क्या है। कुछ आयोग जो होते हैं हमारे संवैधानिक होते हैं। संवैधानिक का मतलब होता है जिनका संविधान में वर्णन किया गया हो। ठीक है, इसके बाद कुछ होते हैं गैर संवैधानिक, इसका मतलब ये होता है जिनको विधि बनाई गई हो, या फिर संवैधानिक कहेंगे, सांविधिक कहेंगे, यानी जिनको संविधान में बताया गया है वो संवैधानिक है, जिनको संविधान में नहीं बताया गया उनके लिए विधि बनाई गई है तो वो वैधानिक है या सांविधिक है। याद रखना दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक जिसका संविधान में है, ठीक, संवैधानिक वो है संविधान में जिसका उल्लेख, गैर संवैधानिक जिनको विधि द्वारा बनाया गया, सांविधिक जिनको विधि द्वारा बनाया गया। ठीक, तो वही बात आती है फिर हमारे पास संवैधानिक आयोग क्या है, एक संक्षिप्त में फिर देख लो एक बार, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संवैधानिक है कौन सा गैर संवैधानिक है। तो याद रखना वित्त आयोग हमने बताया था इससे पहले भी। फाइनेंस कमीशन क्या है, इसका संविधान में उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, हर 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग कौन थे हमारे, नंद किशोर सिंह। ठीक, वित्त आयोग की संरचना के विषय में हमने बताया, इसमें 1+4 का मतलब ये है कि एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पहले ये इंपॉर्टेंट है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे, ये पॉइंट याद रखना। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये हमको याद रखना है। कौन था, केसी नियोगी। एक बात याद रखना, जो वित्त आयोग बना है वो हमारा क्या है, सलाहकारी है। सलाह मानना ना मानना गवर्नमेंट के ऊपर है। और दूसरी बात, ये जो वित्त आयोग बनता है ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग जो गठित हुआ है उस वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है, तो हम बताएंगे नहीं, राष्ट्रपति को करता है। अब इसके बाद नंबर आता है निर्वाचन आयोग। याद रखना ये निर्वाचन आयोग लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन, ये सब बता चुके हैं, एक बार आपका रिवीजन टाइप हो जाएगा। ये भी हमारा संवैधानिक है। भाग 15 में बात की गई है, आर्टिकल 324 से 329 तक बात की गई है। स्थापना कब हुई थी, याद रखना 15 जनवरी 1950 को हुई थी इसकी, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, संरचना में याद रखना संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कितने इलेक्शन कमीशन होंगे। ठीक है, इसके लिए क्या था, शुरुआत में 1990 तक एक इलेक्शन कमीशन होता था, फिर उसके बाद इसमें संशोधन किया गया, इसको वर्तमान में 3 सदस्य यानी एक चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद 2 इलेक्शन कमीशन। संविधान में एक बात और कही गई है कि जो इलेक्शन कमीशन बनता है उसका कार्यकाल क्या होगा, इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। वो कब तक रहेगा या ना रहेगा ये डिपेंड करता है भारत के राष्ट्रपति पर। ठीक, लेकिन संसद ने क्या किया, जब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था तो संसद ने एक कानून बनाकर ये प्रावधान कर दिया कि अगर कोई हमारा इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनता है या निर्वाचन आयोग का सदस्य बनता है तो वो या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए वो अपने पद पे रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमसे पूछता है कि इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु है जिसका उल्लेख संविधान में है, तो हम कहेंगे गलत बात है, संविधान में नहीं है, इसको संसद ने कानून बनाकर रखा है। अगर संविधान में होता ये ऑप्शन है तो काट देंगे। अगर बोलता है कि संसद ने कानून बनाकर जो हमारा इलेक्शन कमीशन आयोग है उसकी आयु कितनी रखी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तो हम बताएंगे संसद ने कानून बनाया है, ये बात सही है, लेकिन संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि हम जो हमारा निर्वाचन आयोग होगा वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा नियुक्ति। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात है, भारत के जो संचित निधि है, संचित निधि पे ही बोझ रखा गया है, किसके लिए कि जो इलेक्शन कमीशन बना है उसका जो वेतन होगा, है ना, वो किस पे डिपेंड है, वो भारत की संचित निधि पे। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है, भारित मतलब आधारित है। इसके बाद पद मुक्ति संसद द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना, यानी अगर हमको क्या करना है,
निर्वाचन आयोग को हटाना है, ठीक, निर्वाचन आयोग को हटाना है तो हमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसी के तहत इनको भी हटाना होगा। इसके बाद प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे। इनका नाम आज भी लिया जाता है। प्रथम निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन, ये हमें याद रखना है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग ये चेंज होते रहते हैं। अब इस समय राजीव कुमार, फिर इसके बाद भी चेंज हो गए होंगे, ये अपडेट रहना है इसमें। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के विषय में कह रहा है, याद रखना। संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो प्रावधान किया गया है वो पार्ट 14 में किया गया है, यानी हमारे पास जो भाग 14 है उसमें इसके लिए आर्टिकल जो यूज किए गए हैं वो याद रखना 315 से लेके 323 तक, 315 से 323 तक, यानी 315 से लेके 323 तक जो आर्टिकल यूज किए जाएंगे वो किसके लिए है? वो हमारे यूपीएससी के लिए बताए गए हैं। यूपीएससी की स्थापना में सबसे पहला प्रयास कब हुआ? यूपीएससी की स्थापना में सबसे पहला प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से हुआ किसमें? चार्टर एक्ट 1853। याद रखना, सबसे पहले यूपीएससी की बात की गई थी चार्टर एक्ट 1853 में। इसमें क्या हुआ था? सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी व्यवस्था का प्रारंभ करना, यानी इसके बारे में ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, जो सिविल सर्वेंट है उनके लिए एक भर्ती एवं चयन प्रक्रिया जो कि खुली प्रतियोगिता, यानी इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वही की ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक, की व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद कब हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन घुमा के, इस लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 1926 में हुआ। यानी आपसे पूछता है कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किसमें उल्लेख है, तो हम बताएंगे 1919 के तहत 1926 में हुआ, ठीक। अगर पूछता है कि कब हुआ तो 1926, किसके तहत हुआ तो 1919 के तहत। इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 15 केंद्र प्लस राज्य पर संयुक्त आयोग, यानी आर्टिकल हमारा 315 ये कहता है कि केंद्र में अलग, राज्य में अलग, और संयुक्त आयोग का मतलब है 2 राज्यों के लिए एक, या 2 या 3 राज्यों के लिए अलग, एक सेम, ठीक है। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक। पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन राष्ट्रपति करता है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट न होते हुए भी राष्ट्रपति पे ही छोड़ दिया गया है कि ये करेंगे। इसके बाद इनका जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष होगा, ठीक। इसके बाद एसपीएससी और जेपीएससी, यानी स्टेट का जो है वो, और कहाँ का? ज्वाइंट जो है, मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए भी कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, जब स्टेट की बात आती है तो इसका जो कार्यकाल सदस्यों के लिए है एज 62 वर्ष है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 65 है, याद रखना, दोनों में चेंज है, ठीक। अगर इनको अपना त्याग पत्र देना है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल जो है वो किसका लेगा? जो स्टेट के आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। एक बात याद रखना, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, सदस्यों पर कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। यानी ये जो नियुक्त किए गए हैं इनको कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा, लेकिन जो इसकी जांच की जाएगी किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि हाँ ठीक है आप राष्ट्रपति जी इसको हटा सकते हैं, तो वो हट जाएंगे। इसके बाद दिवालिया, शारीरिक अक्षमता, लाभ का पद, तो बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर दिवालियापन आ जाता है, शरीर काम करता नहीं है, या फिर कहीं लाभ के पद पे बने हुए हैं, तो इस केस में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। 3 कंडीशन, अगर रिश्वत लेता है या दिवालिया हो जाता है, शरीर काम नहीं करता है, अपने पद पे है, दूसरे पद पे भी बने हुए हैं, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं ली जाएगी, राष्ट्रपति अपना सीधा हटा देगा इनको। इसके बाद बात आती है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है। इसके लिए भाग हमारा कौन सा है? 5 है। आर्टिकल कौन सा है? 148 से लेके 151 तक, ठीक। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की।
संविधान में कैग की योग्यता एवं कार्य के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, यही से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे कहता है कि कैग का जो एज है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष है, ये संविधान में उल्लेख है, बस कह दोगे हाँ ऐसा तुमने पढ़ा है, कट जाएगा। यहाँ पे लिखना है कि संविधान में उल्लेख नहीं है। संसदीय नियम के अनुसार कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। और ये भी याद रखना, इसके लिए कोई प्रावधान, कोई अधिनियम नहीं बनाया गया, बल्कि संसद के नियम में रख दिया गया है इसको कि अगर कैग कोई बनता है तो वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बना रहेगा। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, कैग की योग्यता का जो बेस रखा गया है वो संविधान में उल्लेख है, कहेंगे नहीं लिखा गया। इसके बाद कहेंगे क्या संसद ने नियम बनाकर कैग की जो है उसकी नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या फिर 65 वर्ष के बाद ही उसको पद से हटाया जा सकता है। 65 वर्ष का मतलब है एज, अगर उसकी 65 वर्ष आयु हो जाती है तो कहेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर आपसे कहता है संसदीय नियम में इसका उल्लेख किया गया है कि जो कैग बनता है वो 6 वर्ष रहेगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पे बना रहेगा, तो ये बात सही है। कैग संघ की कार्यपालिका का एकमात्र ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के आशीर्वाद पे नहीं रहता है, यानी कैग को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नियुक्त किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के आशीर्वाद पे रहता है, जब राष्ट्रपति का मन होता है खींच लेता है उसको। लेकिन कैग नियुक्त हो गया तो इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति का जो आशीर्वाद है उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा वैसे ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद कैग का प्रमुख कार्य क्या है, काम क्या है, केंद्र और राज्यों के लेखा अकाउंट की जांच करना। किसके आर्टिकल, यानी आर्टिकल 49 के तहत जो कैग बना है वो कैग क्या करेगा, केंद्र और राज्यों की लेखाओं की जांच करेगा। क्या खर्चा हुआ, कैसा, क्या कहाँ पर आपने यूज किया, इसकी पूरी जांच रखता है। आर्टिकल 150 के तहत केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के संबंध में कैग की सलाह के अनुसार नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के लिए बात करी है। यानी जो आर्टिकल 150 है इसके तहत केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के संबंध में कैग की सलाह के अनुसार नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के लिए बात करी है। ठीक, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आर्टिकल 150 के तहत केंद्र और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप के संबंध में कैग की सलाह, यानी कैग कहता है कि ये बात हुई है, इतना खर्चा हुआ, इतना करप्शन हुआ है, तो इसके तहत जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को इसकी सलाह मानना ही पड़ेगा, ये सलाह उसके लिए बातकारी हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है कैग। कैग केवल तभी ऑडिट कर सकता है जब पैसा खर्च किया जाए, मतलब ये एक इसकी बुराई है कि पैसा खर्चा होने के बाद ही बुराई कर सकता है कि ये इतना खर्चा कर दिया, ये थोड़ा जैसे एडवांटेज है, लेकिन कम से कम जांच तो होती है। भारत के पहले कैग कौन थे, वी नरहरि राव, याद रखना, पहले कैग कौन थे, वी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक, इसके बाद जीएसटी काउंसिल के विषय में देख लो। ठीक, जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इसमें क्या है, 101वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया, ठीक, 2017 में किया गया। और हमारा एक आर्टिकल और ऐड किया गया, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 279A फर्स्ट। तो याद रखना 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करने के लिए संवैधानिक निकाय है। यानी जीएसटी के संबंध में कोई केंद्र और राज्य अपनी शिकायत करते हैं या सिफारिश लगाते हैं तो कहाँ पर लगाएंगे, जीएसटी काउंसिल पे। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वही अध्यक्ष होता है किसका, जीएसटी काउंसिल का। इसमें क्या है, सदस्य कौन से, 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री, यानी जो 28 स्टेट हैं वो, और प्लस जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये सब इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, काउंसिल के तहत केंद्र सरकार को 1/3 मत कोटा दिया गया है, यानी जो कोटा है उसमें से टोटल का 1/3 कोटा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि 2/3 किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, सभी राज्यों के साथ, मतलब कुल राज्य, मतलब जितने भी राज्य हैं उन सब का जो कोटा है कितना है, वो है हमारे पास 2/3, और अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेले है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेले है 1/3। इसके बाद नंबर आता है क्या,
इसके बाद नंबर आता है सभी राज्यों प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मत के 75% पर भारी है। यानी जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी मत हो रहा है उसमें जो मत होगा वो जो सदस्य हैं, ठीक है, उनका 75% मत अगर होता है कि हाँ ये काम होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, 75% लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए। ठीक, इसके बाद नंबर आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ये थोड़ा हैंग करने लगा है सिस्टम, देखते हैं। वैसे अभी 3 पेज बाकी हैं, तो इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर रोक देते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको आगे करा देंगे। ठीक है, ये ना हो कि पूरा ही हैंग हो जाए, बंद हो जाए। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है।